हाँ जी मेरे भाई, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, जहाँ आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास नंबर 2। और जहाँ तक कि आप सभी को पता है मेरे भाई, इस क्लास का बस एक ही मकसद है, आप सभी को टेक्निकल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स और अच्छे नंबर्स के साथ साथ आपके सिलेक्शन भी अच्छे हो। ठीक है ना मेरे भाई? तो आप सभी का एक सपोर्ट, ठीक है। और इस लेक्चर में आपने पिछले लेक्चर को भी देखा होगा, ठीक है, और इस लेक्चर को भी आप देखोगे और बताओगे। आपको जो मैंने एक वर्क दिया था HW के रूप में, शायद वो आपने करा होगा मेरे भाई, ठीक है। वो था एक कूलम चार्ज पर, एक कूलम, ठीक है, एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना था तुम्हें, ठीक है, जो तुमने किया होगा। ठीक है मेरे भाई? तो आज के इस क्लास में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज हम। और फाउंडेशन बैच की क्लास ये होगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हमारे फिजिक्स का सिलेबस है और अभी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है मेरे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे करते करते हम आगे की ओर चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो, फाउंडेशन बैच 2025 फॉर ऑल टेक्निकल एग्जाम, एक नया बैच आप सभी के सामने है मेरे भाई, ठीक है, जो आपके लिए ICG, एयरफोर्स, नेवी, AAI ATC ऑफिसर के लिए बैच होगी, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके क्लास 11-12 के प्लेलिस्ट बन जाएंगे, क्लास 11-12 के फिजिक्स के प्लेलिस्ट अलग से बन जाएंगे, उनके PYQs होंगे मेरे भाई। आप सभी एक साथ हमारे साथ लग के प्रयास तो करो एक साथ, ठीक है। फिर मैथ्स के भी PYQs होंगे, ठीक है। ऐसे करके एक समय आएगा हमारा कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलो मैं आगे थोड़ा सा आपके लिए तो पढ़ते हैं हम आगे। और ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है जैसे कि मैंने बताया, और आज का क्लास हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 है। और आज आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे। अच्छा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप्स पे, इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना मेरे भाई? क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? ज़रा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ थोड़ा सा, क्या है ये है मेरे भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है मेरे भाई। क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा आपसे। फिलहाल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये हमारा मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। हम एक एक बिंदु पर बात करते चलेंगे मेरे भाई। मैंने आपसे जैसा वादा करा था, एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सवाल कहीं से भी बन सकते हैं और आपको उसके जवाब देना बनता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला कि आपको एक HW दिया था मैंने, वो HW था कि मेरे भाई आपको क्वांटाइजेशन चार्ज का क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा था, चार्ज का क्या पढ़ा था आपने? क्वांटाइजेशन चार्ज का इसको नहीं, ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था? क्वांटाइजेशन ऑफ, क्या पढ़ा था? चार्ज, ठीक है, ये पढ़ा था आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा था? Q बराबर ±NE होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Q बराबर ±NE। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे भाई N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करते करते इन्फिनाइट तक जा सकता है। लेकिन N किसके बराबर नहीं हो सकता? तुम बोलोगे 1/2 के बराबर नहीं हो सकता, 3/4 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, मान लो कि 5/6 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे करते करते मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होता है। क्या? फ्रैक्शनल वैल्यू नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन वैल्यू चार्ज के क्वांटाइजेशन में, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के रूप में, यानी चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के रूप में नहीं होता। मैंने आपको यहीं से एक सवाल बनाने के लिए दिया था मेरे भाई। वो सवाल क्या था आपका कि एक कूलम पे, एक कूलम चार्ज पर
चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अरे का 1 मिनट मेरे भाई, एक बार, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मैंने आपको एक सवाल दिया था कि 1 कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होगा, आप बताना मुझे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बोलता हूँ कि आप सभी ने इस बात को माना होगा मेरे भाई, और आप सभी इस तरीके से बनाए होंगे। ज़रा देखना, क्या मुझे एक बात बताओ कि हमसे क्या पूछा गया कि 1 कूलम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, Q बराबर NE, है ना। Q कितना है, 1 कूलम चार्ज बराबर N, और N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमें निकालना है, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है कि नहीं, होता है ना। यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे निकालना है N, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। मेरे भाई जब मैं N को निकालूंगा, मैं अगर N को निकालूंगा तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो इलेक्ट्रॉन है, -19 जो चार्ज है, ये 1.6 वाला, ये इधर डिवाइड में जाएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, N इज इक्वल टू 1 अपॉन रुक जाना, N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, आप ये बोल सकते हो क्या। तो क्या आप ये बोलोगे कि 1 इंटू 10⁻⁻19 अगर ऊपर चली गया तो ये हो जाएगा 10⁻+19 अपॉन 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 6। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि N बराबर 10 और इस 19 में से एक 0 इधर लेके आ गया मैंने, तो 1 0 यहाँ, तो ये इस पर से घट के 10 की पावर कितना बच गया 18, और हमारे पास नीचे क्या है 16। अब 16 को तुम काट लो मेरे भाई, ठीक है, काट लो। कितने से काटोगे, 2 से काट लो, 2 8 16, 2 5 10 0, फिर कितने 8 से 50 को 80, यानी 8 को 50 को 8 से डिवाइड करो, 8 से 56 होगा, 8 चक 48, यानी 8, यानी यहाँ पर बचेगा 2, ये कट जाएगा। अगर हम पॉइंट देते हैं, यहाँ 0 उतरेगा, 8 दूना 16 होगा, ठीक है, 16 होगा, यहाँ पर 4 बचेगा, और फिर यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर 5 है कि नहीं, 5, और ये 40 कट गया। यानी मेरे पास कितना रिजल्ट आया 6.25, यानी कि N का वैल्यू जो होगा हमारे पास 6 कितना होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम चार्ज पर मेरे भाई कितना होगा, 1 कूलम चार्ज पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज पर मैं फिर से बता दूं आपको, 1 कूलम चार्ज पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और ये जो सवाल है ना मेरे भाई, आपसे पूछा जाता है। मैंने आपको इसका डेरिवेशन ही बता दिया कि कैसे आता है, और इसका आंसर ही बता दिया। आज से आप इसको क्या करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलोगे। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि 1 कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप ये बताओगे, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। आखिरकार ये होता है क्या है मेरे भाई, बस इस बात को याद रखना। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, ठीक है, जो कोई बॉडी चार्ज है या फिर अनचार्ज है, या फिर बॉडी कोई चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, इसका पता कर देता है। इसका हमें पता करके देता है। क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या है, तो आप बोलोगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है एक तरीके का डिवाइस है। क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है किसके,
बॉडी कोई बॉडी जो है चार्ज है कि नहीं, चार्ज और नॉट। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक तरीके का डिवाइस है। अब ये डिवाइस किस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का डिवाइस होता है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना मेरे भाई, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं, इसी गोल्ड का फॉइल होता है, यही गोल्ड होता है। ठीक है, एक गोल्ड का पत्ती होता है। ठीक है जब ऐसे इस तरीके से कोई चार्ज बॉडी इसके सामने आता है तो ये हमेशा अपने अपोजिट चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। हालांकि ये सारा चार्ज जो इसके सतह पर तुमको दिख रहा होगा, ये जो सतह पर तुमको जो चार्ज दिख रहा है ना मेरे, ये सारा चार्ज पहले इधर इस पत्ती पर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम कोई चार्ज बॉडी को उठा के लेके आते हो यहाँ पे, तो ये अपने अपोजिट चार्ज को, यानी ये प्लस चार्ज लाया तो ये पर अपने अपोजिट चार्ज यानी माइनस चार्ज को यहाँ डिटेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी यहाँ भेज देता है। चलो यहाँ पे क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर तुम किसी चार्ज बॉडी को लाते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर या फिर कोई अपोजिट चार्ज इसके ऊपर जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो सेम चार्ज आ जाता है, इस पत्ती पर क्या आ जाएगा, सेम चार्ज। देखो प्लस प्लस, इसमें भी प्लस प्लस, तो जब भी दो चार्ज आपको सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो पत्ती क्या हो जाएगी, पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, पत्तियों के बीच की दूरी ये यहाँ बढ़ जाएगी और ये यहाँ बढ़ जाएगी, यानी एक दूसरे पर क्या होने लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगने लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा पत्तियों के बीच, तुम बोलोगे रिपल्सन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। तो सवाल क्या बनता है मेरे भाई कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ठीक है, पत्तियों के बीच की दूरी यानी द डिस्टेंस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में पत्तियों अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं, पत्तियों की बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, तो आप क्या बताओगे, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इसके सामने जो कोई बॉडी लाया गया है वो क्या है, तो चार्ज है। इससे ये पता चलता है कि कोई बॉडी चार्ज है, कोई बॉडी क्या है, चार्ज है। ठीक है, कोई बॉडी क्या है, चार्ज है। एक बात और मेरे याद रखना मेरे भाई, इसमें मैं छोटा कर दूँ थोड़ा सा आपको, ये नहीं होगा यार, नहीं होगा। चलो आगे देखते। मैं क्या बता रहा था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से क्या होता है मेरे भाई, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना मेरा, क्या याद रखना कि इस बात को तुम याद रख चलना, इस बात को याद करना कि इससे तुम सिर्फ कोई बॉडी चार्ज है या नहीं इसका पता कर सकते हो। ठीक है, नेचर अगर तुमसे कोई बोले कि नेचर बताओ कि चार्ज का नेचर क्या है, तो तुम इससे चार्ज का नेचर नहीं बता सकते मेरे भाई कि तुम कौन से चार्ज बॉडी को लाए हो, कि निगेटिवली चार्ज बॉडी लाए हो या फिर तुम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए हो। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट भाई।
जी मेरे भाई, बस एक छोटा सा कॉल और आपका क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और बता रहा हूँ कि रिपल्सन की बात, हाँ नेचर की बात मैं कर रहा था आपसे कि यार नेचर किस तरीके का होता है। ठीक है, तो नेचर इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से आप नेचर नहीं बता सकते कि कौन से नेचर का चार्ज आप लेके आए हो इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे। ठीक है, या फिर आप ये भी नहीं बता सकते हो कि उस पे चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है वो कौन सा चार्ज है, या प्लस चार्ज है या फिर माइनस चार्ज है। इससे तुम नेचर नहीं बता सकते मेरे भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो। बस इतना तुम बता सकते हो कि हाँ कोई बॉडी चार्ज है या फिर नहीं चार्ज है। ठीक है, यदि चार्ज होगा तो दोनों पत्तियों के यानी बीच में, इन दोनों पत्तियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी तुम उठा के लेके आए हो तो। ठीक है, और दूसरी बात तुम्हें याद रखना है कि इससे चार्ज का नेचर नहीं पता चलता है। क्या नहीं पता चलता है? नेचर पता नहीं चलता है, चार्ज का नेचर पता नहीं चलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इससे क्या पता लगाया जा सकता है, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, सवाल बनता है मेरे भाई, थ्योरी का सवाल बनता है। ठीक है, मैं भी ये भी बता दे रहा हूँ कि थ्योरी का सवाल बनता है। चलो मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे चलो। तो आप सभी के लिए इतना तो आपने समझ लिया होगा कि यार इस तरीके से कि आप यहाँ अब इसका थ्योरी का सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो मैं आगे। लो अब भाई मेरे मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो भाई क्या होता है ना कि यहाँ से ये है मिल्कन ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट, पूरा का पूरा ये एक डायग्राम है आपके सामने। ठीक है यार, हाँ ठीक है डायग्राम है। देखो ये ऑटोमाइज़र लिखा हुआ है ना, ऑटोमाइज़र। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे एक तेल का क्या बोलते हैं इसको, रखा जाता है, इसमें तेल रखा जाता है और तेल का छिड़काव इधर से रख दिया जाता है। ठीक, और क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर एक देखना कहीं पे इलेक्ट्रॉन का गेट होगा। हाँ यहाँ देखो, चार्ज नहीं यार ये नहीं है, चार्ज और ऑयल ड्रॉप। ठीक है, चलो ये भी सही है। ठीक है, और जब देखो तुम यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन गन, हाँ इलेक्ट्रॉन गन होता है ये तो माइक्रोस्कोप है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन के बारे में दिख नहीं रहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन क्या है नहीं पता, इसमें लाइट सोर्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन नहीं है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप होता है, इसे देखा गया था। ठीक है, बेसिकली ये सब चीज़ तुमको बस एक डायग्राम दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मिल्कन ऑयल ड्रॉप से हुआ क्या था। देखो ये जो तेल का बूंद आ रहा है ना, तेल का बूंद, ये छोटे छोटे क्या है, तेल का बूंद है। ठीक है, छोटा छोटा तेल का बूंद, ये छोटा छोटा तेल का बूंद। जैसे इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया ना तो क्या हुआ कि ये बूंद जो है, देखो ये जो बूंद है ये बड़ा हुआ, माइक्रोस्कोप से देखने पर तो बूंद बड़ा ही होगा। ठीक है, अब ये बूंद बड़ा हो गया, तो भाई लो ये बूंद क्या हो गया, बड़ा हो गया। हाँ पहले इधर छोटा था और यहाँ पे आके क्या होगा, बड़ा हो गया। इस बूंद के बारे में अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, इस बूंद के बारे में, इस बूंद पर क्या होता है कि, एक मिनट रुकना, मैं इसे थोड़ा सा इधर कर लूँ और इधर रखूँ। चलो ठीक है, इधर ही रखता हूँ। आ जाओ, देखो क्या होता है कि इस बूंद पर थोड़ा सा ध्यान देना कि एक फोर्स जनरेट होता है मेरे भाई यहाँ पे। यार ये क्या हुआ, हट यार, हम देखना, देखो मेरे भाई इस बूंद पर एक फोर्स जनरेट होगा, वो कौन सा फोर्स होगा जरा ध्यान देना। यहाँ अब तुम जानते हो कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F लगेगा, जो कि QE यानी कि इस चार्ज ड्रॉपलेट के बराबर होगा QE। ठीक है, और यहाँ जो नीचे फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, F बराबर mg, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, अच्छा अगर ये F बराबर QE है और F बराबर mg है तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इसका LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि QE बराबर mg हो सकता है क्या? तुम बोलोगे हाँ यार एकदम हो सकता है। तो क्या Q यानी कि चार्ज बराबर mg/e हो सकता है? तुम बोलोगे एकदम हो सकता है। तो क्या Q बराबर mg/e कोई फार्मूला नहीं हो सकता क्या? तुम बताओ, फार्मूला नहीं हो सकता? हो सकता है। और इसी फार्मूला से मेरे भाई एक चीज़ निकला कि इस फार्मूला से जब तुम
अलग अलग मास मतलब अलग अलग तेल के बूंद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मिल्कन साहब, तो उन्हें क्या मिला कि जब भी उन्होंने निकाला ना, तो उन्होंने क्या बोला कि यार कोई भी चार्ज जो निकल रहा है यानी क्यू का जो मान निकल रहा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो ठीक है, फिर 3.2 इंटू 10⁻⁻19, फिर 4.8 इंटू, इसको मिटा दूँ मैं, इधर देखना, 4.8 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि कुछ इस तरीके से निकलते जा रहा था। ठीक है, यानी कि किसके मल्टीपल में था, तुम बोलोगे n इंटू सॉरी इसको मिटा दो मैं, थोड़ा सा इसे फॉर्म में निकलते जा रहा था, तो तुम बोलोगे कि q जो था n नंबर ऑफ चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इंटीग्रल के बराबर हो रहा था। यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से चार्ज तो बड़ा मिल रहा था और इसी के मल्टीपल में मिल रहा था, जैसे 1.6 से फिर 3.2, यानी देखो 16 दूना 32, 16 3 48, फिर ऐसे 64, 6.4। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 8 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि यार बड़ा चार्ज तो हो सकता है, लेकिन अपने यूनिवर्स में अपने पास सबसे छोटा चार्ज, अपने यूनिवर्स पूरे टोटल वहाँ पर सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होता है। और इन्होंने ये भी बोला कि इससे छोटा चार्ज अब दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, इससे छोटा चार्ज अब कहीं नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मिनिमम चार्ज है, मिनिमम चार्ज। ठीक है, अब इससे छोटा चार्ज तुम नहीं क्रिएट कर सकते। किसने बोला था, तो मिल्कन साहब ने बोला था, मिल्कन्स ने बोला कि यार इससे मिनिमम यानी इससे छोटा चार्ज अब कहीं पर मौजूद नहीं है, अब इससे बड़ा चार्ज ही तुमको मिल सकता है। और किस एक्सपेरिमेंट से मिला, तो इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिला था। तो तुमसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, तो तुम बोलोगे मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन आवर यूनिवर्स इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और कहाँ से मिला था हमें, तो मिला था हमारे मिल्कन ऑयल के एक्सपेरिमेंट से। यही था इसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये तेल का बूंद था, यहाँ से गिर रहा था और यहाँ से एक माइक्रोस्कोप से देखा गया, एक्सेलरेट हुआ, F बराबर Q, दो फोर्स लगे उस पर। फोर्स लगने के बाद हमने जब बैलेंस किया तो हमारे पास फॉर्मूला आया Q बराबर mg/e। और इस फार्मूला से जब हमने चेक करा तो हमने पाया कि Q का वैल्यू जो आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इंटीग्रल के बराबर आ रहा है, यानी कि इनके गुणनफल के बराबर आ रहा है। ठीक है, इनके फैक्टर ही है, इनके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये था मिल्कन ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट, जो कि ये बताता है कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है मेरे भाई, बढ़ो आगे, चलते हैं आगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, अच्छा ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तो आपका HW था। ठीक है, अब दूसरी बात, अच्छा कूलाम्स लॉ पर चलते हैं हम। क्या कूलाम्स लॉ हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है। अच्छा हेडिंग देते हैं हम कूलाम्स लॉ के बारे में, कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलाम्स लॉ क्या है, ये कूलाम्स लॉ भाई। ठीक है, कूलाम्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्ज, ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक चार्ज यहाँ है, ठीक है, एक चार्ज ये है। ठीक है, मैं इसे ना कलर ही दूसरा करता यार, चलो ठीक है, और एक चार्ज ये है। ठीक है, दो चार्ज है और दोनों के बीच कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी है। ठीक है, चलो कुछ दूरी है, वो दूरी क्या है इन दोनों के बीच, वो देखते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, इन दोनों गोले के बीच यानी दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है। अगर मैं इसे बोल दूँ कि यार ये जो है Q1 है और ये जो है Q2 है। ठीक है, Q1 है और Q2 है, तो अगर मैं बोलूँ कि यार दोनों चार्ज Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो r है, ठीक है, तो क्या है कि जब दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच की दूरी r है, दिया हुआ है,
तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। मान लो कि ये इस पर बल लगा दिया और ये एफ बल से इधर भाग गया और ये एफ बल से इधर भाग गया, ठीक है। F1 क्यों लिख रही है यार, चलो एफ बल से इधर इसको ठेल दिया, इधर इसको ठेल दिया, ठीक है। एफ बल से इधर इसको धक्का दे दिया, इसको इधर धक्का दे दिया, ठीक है। तो कूलाम लॉ क्या कहता है कि एफ जो है यानी कि इन दोनों पर लगने वाला बल समानुपाती होता है इन दोनों चार्ज के गुणनफल के, ठीक है। इन दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जरा देखना इस चीज को, दोनों चार्ज के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर बोलता है कि ये जो एफ है मेरे भाई, एफ जो है ये समानुपाती होता है इन दोनों चार्ज के बीच के दूरी के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि बराबर नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों चार्ज के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो जब भी आप एक बात याद करो कि जब भी इस कांस्टेंट साइन को हटाते थे, एफ इज इक्वल टू, अभी मैं इसे पूरा लिख दूं कि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आप बोलोगे कि यहाँ से ये आएगा कि एफ जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा, r²। तो मेरे भाई आप एक बात याद करो कि आपने पढ़ा होगा कि एफ जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से आता है जिसको हम k से लिखते हैं, और Q1 Q2 अपॉन में r²। तो क्या ये f बराबर है Q1 Q2/r² के? तो बोलोगे कि हाँ यार एकदम सही है। तो अगर आप मैं बोलूँ, अरे यार ये तो फेल हो गया। चलो देखो इधर, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। यही क्या है, कूलॉम्स लॉ है मेरे भाई। क्या है, कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, कूलॉम्स लॉ। अच्छा, इस के का वैल्यू क्या होता है इसमें, तो के का वैल्यू होता है 1/4πε, ठीक है। 1/4πε0 के बराबर होता है के का वैल्यू, 1/4πε0। अच्छा, इसका मान कितना होता है, तो तुम बोलोगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। अभी यूनिट कैसे आया मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले इधर देख लो। के का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, और इसका वैल्यू होता है 9.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि एफ का जो पूरा फार्मूला है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका कौन सा फार्मूला है, तो आप बोलोगे कि ये जो अरे यार ही का ये जो फार्मूला है आपका, इसका फार्मूला है, तो आप बोलोगे कूलॉम्स लॉ का फार्मूला यही है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये का फार्मूला है किसका, तो कूलॉम्स लॉ का, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आप पूछोगे कि यार ये ε0 क्या है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये ε0 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ε0 कुछ नहीं है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये ε0 क्या है, तो मैं बोलूँगा आपको कि ये भाई परमिटिविटी है, ठीक है। परमिटिविटी है, ठीक है। इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, हिंदी में विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है मेरे भाई, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है परमिटिविटी, ठीक है, ε0, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोला जाता है। यूनिट इसका होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जरा देखते हैं हम कि यार इसका फॉर्मूला जो था हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला था और इसका जो डेरिवेशन, यानी कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर कहाँ से आया इसका यूनिट, ठीक है। और परमिटिविटी का यूनिट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, तो मैं आपको इसके लिए कुछ बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनते चलना थोड़ा सा, ठीक है। क्या मैं बताऊँगा आपको, ये भी याद रखना कि जैसे हमने पढ़ा कि F बराबर के Q1 Q2/r² था। इसको मिटाओ यार, F जो है
एफ जो है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था। एफ का वैल्यू था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से इस के का वैल्यू निकालने के लिए क्या इस आर को इधर ले जाऊँ? तो आप बोलोगे ले जाओ यार, एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक Q1 Q2 को मैं गुना करा के यहाँ पर ले आऊँ, Q1 Q2 इधर आ जाएगा और क्या बच जाएगा के। तो Q1 Q2 क्या है? चार्ज ही तो है मेरे भाई, और एफ क्या है? बल है, और आर क्या है? दोनों के बीच की दूरी। तो आप बोलोगे बल यानी एफ इंटू आर स्क्वायर, यार आर को 1 क्यों लिख रहा मैं, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 और Q2 को क्या बोलोगे? क्यू स्क्वायर। क्या मैं सही हूँ? तो बोलो एक बार हाँ, ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो बोल दो एक बार हाँ के। अब एफ आर स्क्वायर यानी एफ आर, यार क्या लिख रहे हो देखो क्या है कि अब एफ आर स्क्वायर यानी न्यूटन, और आर का मतलब है दूरी यानी मीटर स्क्वायर, अपॉन क्यू का मतलब है कूलम यानी कूलम का स्क्वायर, क्यू का मतलब चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, यानी के का वैल्यू ये है। के का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या अब तुम बता सकते हो कि के का मान क्या होता है? तो तुम बोलते हो ना 9 to 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, ये होता है आपका यूनिट, ठीक है। और ये इसका मान, ठीक है। 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन या कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशन अगर आपको लिखना हो तो आप क्या करोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। अच्छा, इसका डायमेंशन लिखने के लिए आप क्या करोगे? तो मेरे भाई अच्छा, न्यूटन को क्या लिख सकते हो? m1 L1 T-2 फोर्स के लिए। अच्छा, मीटर के लिए क्या लिख सकते हो? L2, ठीक है, मीटर स्क्वायर है तो L2 अपॉन में कूलम स्क्वायर है तो AT यानी A2 T2, है ना, यही ना होगा। तब इसको कर लो गुना भाग, L2 इधर L1 L3 हो जाएगा, यानी m1 L3 T-2 होके ऊपर जाएगा यानी T-4, ये हो जाएगा A2, यानी इसका मात्रक जो यानी इसकी विमा जो होगा m1 L3 T-4 A2 होगा, ठीक है। आपको पता हो गया किसका है? तो तुम बोलोगे यार के का विमा, के का क्या है? विमा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँ आपके लिए, तो मैं बता दूँ आपको कि एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था? मैं फिर से बता रहा हूँ 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आप इसका डायमेंशन बता सकते हो? तो कूलम स्क्वायर के लिए, कूलम के लिए A2 T2 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, और बाई न्यूटन के लिए m1 L1 T-2 ये हो गया, और फिर ये मीटर स्क्वायर के लिए L2। आगे बढ़ा लो इसको तो क्या हो जाएगा? m ऊपर जाएगा -1 होके, L2 L1 L3 हो जाएगा लेकिन -3 हो जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी T4 हो जाएगा, और A2 यानी ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन किसका? तो एप्सिलॉन नॉट का। किसका डायमेंशन? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? बोलो एक बार हाँ, ठीक है। अच्छा, एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ किसका? तो तुम बोलोगे फ्री स्पेस, ठीक है मेरे भाई, फ्री स्पेस, ठीक, फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला, अच्छा, के बराबर ई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर है, एप्सिलॉन नॉट आर बराबर होता है आपके लिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे भाई, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार आप एप्सिलॉन का वैल्यू बताओ,
एप्सिलॉन का वैल्यू बताओ तो तुम बोलोगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन होता है इन दोनों का, ठीक है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये है मीडियम का और ये वैक्यूम का और ये रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है मेरे भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जरा देखना क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मेरे भाई। आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ कि एफ वेक्टर, अच्छा इसमें तो दिशा भी होगा, ठीक है। यानी कि एक बात बताओ कि अगर ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 है, ठीक है, Q1 है, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज कोई Q2 है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इस पर एक बल लग रहा है इधर, इस पर एक बल लग रहा है इधर, ये बल F1 है और ये बल क्या है F2 है, ठीक है, F1 और F2 है। तो एक बात मुझे बताना, क्या दोनों ही बल समान रूप से होगा, यानी इस पे जो बल लग रहा होगा, इस पे जो बल रहा होगा, दोनों बल पर जो समान बल लग रहा होगा, क्योंकि ये इस पर बल लगाता है, ये इस पे बल लगाता है, दोनों पे बल समान होगा। आपस में जब दोनों ही बल समान होंगे तो क्या आप लिख सकते हो कि F का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन क्या आप बोल सकते हो कि F का डायरेक्शन सेम होगा? क्या आप बोल सकते हो कि F का डायरेक्शन सेम होगा? तो नहीं यार, डायरेक्शन सेम नहीं। देखो F इधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हो कि इस पर जो बल का डायरेक्शन है वो न्यूटन थर्ड लॉ का पालन करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, ठीक है। डायरेक्शन के केस में न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ कि इसका सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा? अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो आप बोलोगे एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये लिए इसके लिए वेक्टर फॉर्म, ये आर कैप को हटाने के लिए अगर आपसे पूछूं तो आर कैप को हटाने के लिए क्या करोगे, आर का मैग्नीट्यूड निकालोगे और मॉड ऑफ आर से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ऐसे इसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। यूनिट वेक्टर का परिमाण ऐसे निकलता है। और ये क्या है? अब बोलोगे यार ये तो यूनिट वेक्टर है। हाँ सही है, यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। अगर आप इसके जगह ये रखोगे तो क्या आएगा, जरा यहाँ देखना, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2, और इसके जगह इस आर कैप के जगह क्या रखना, आपको ये रखना, यानी आर वेक्टर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर तो पहले से है, और ये आर वेक्टर अलग से आया है, इसको मैं मिटा के फिर से लिख दूँ। देखो ये आर वेक्टर और अपॉन आर ये बाद में आया है, ठीक है। तो ये आर वेक्टर इधर आ जाएगा, यानी एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर अपॉन ये आर स्क्वायर और आर क्यूब। बच्चे यहाँ फंसते हैं मेरे में, याद रखना, बच्चा यहाँ पे फंसता है, बड़ी भयानक फंसता है। मैं अभी कितनी बार फंसा हूँ तुम समझ ना सको, सही बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत बार फंसा हूँ यार इसमें। हाँ समझ जाओ, ठीक है, इसको याद कर लेना। क्या होता है फार्मूला? तो अब फार्मूला बताओगे के Q1 Q2 आर वेक्टर बाई आर क्यूब। किसका फॉर्म है? तो आप बोलोगे वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ किसका? तो बोलोगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है मेरे भाई। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? ये के Q1 Q2 आर वेक्टर बाई आर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गई क्या? आ गई तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक मुझे सवाल बता दो आप, ठीक है, एक मुझे सवाल बता दो, और वो सवाल आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, याद रखना। ये लो एग्जाम्पल आपके लिए। एक चार्ज है, देखो जैसे एक चार्ज है मेरे भाई ये, और दूसरा चार्ज यहाँ ये, ठीक है, दोनों चार्ज, और इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी आपको यहाँ, चलो ये दो चार्ज है
और दोनों चार्ज की दूरी ये है। जब आपको गिवन है कि मान लो कि ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और ये एक चार्ज है जो इस पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम, और इस पर 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक चार्ज ये है 5 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन पर लगने वाले बल यानी F1 और F2, यानी कि ये मान लो कि चार्ज कोई A है और ये बॉडी कोई B है, FA और इज टू FB का क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है, कितना होगा आपको फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। FA अपॉन FB का रेशियो निकाल के आपको बताना है कि क्या होगा, बताओ। तो मैं बताऊँ आपको कि ये जो है FA जो बल है, मान लो कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, करेगा ना, तो इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी ये जो चार्ज है इस पर जो बल लगाएगा वो इतना ही बल लगाएगा, ये भी चार्ज इतना बल लगाएगा जितना बी लगा रहा होगा, जितना ए लगाएगा उतना बी लगाएगा, जितना बी लगाएगा उतना ए लगाएगा। यानी कहने का मतलब इस कंडीशन में FA अपॉन FB यानी कि फोर्स का जो अनुपात होगा 1/1 यानी 1:1 का अनुपात होगा। और ये आपके सवाल पूछा गया मेरे भाई, याद रखना, FA अपन, अगर नहीं तो आप इससे फॉर्मूला से जा सकते हो, F बराबर KQ1Q2/R² से जा सकते हो, KQ1Q2 अपॉन R², FA ले लो, ठीक है, FA ले लो, QA QB ले लो, ठीक है, ऐसे करके ले लो, तुम्हें जैसे लग रहा है वैसे ले लो, FA पर लगने वाला बल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, KQA बाई R², F बराबर KQA QB बाई R², ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, तभी तुम्हारे पास यही रेशियो आएगा, 1:1 का ही रेशियो आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या है, थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ मीडियम के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। क्या है कि इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है, इफेक्ट ऑफ मीडियम। यार इससे पहले एक चीज़ मैं बताऊँ क्या आपको, तो आप बोल सकते हो हाँ, मैं बताऊँ आपको, बहुत ज़रूरी मुझे लग रहा है। बहुत सारे फोर्स के लिए एक बल लगता है, चलो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, क्या ही आप बोलोगे यार, लो थोड़ा सा इसमें डायग्राम लगेगा और टाइम भी लगेगा थोड़ा सा, आप इसको याद रखना। और मैं इसके बाद, अरे यार हट यार, चलो मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, तो एक मान लो कि यहाँ से और सेम एज इट इज़ एक यहाँ से, आपको मैं बता ही दे रहा हूँ यार। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है मान लो और यहाँ पर एक चार्ज है मान लो, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है। अच्छा एक बात याद रखो, इस पर इधर की ओर एक बल लग रहा है, ठीक है, और इस पर इधर की एक बल लग रहा है, ठीक, वही कंडीशन है भाई, इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही आपस में, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई अगर यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ इस चार्ज से इस पॉइंट O, इस पॉइंट O से इस चार्ज के बीच की दूरी अगर मैं बता दूँ कि R1 है, मैं वेक्टर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि वेक्टर फॉर्म तो प्रूव करना है, ये R1 है और ये R2 वेक्टर है, ठीक है, R1 है और ये R2 वेक्टर है। तो क्या आप ये मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे एक बात बताओ कि यार ये वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ठीक है, सॉरी, ये जो Q1 चार्ज है, ये वाला जो Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज जो मैंने मान लिया, Q1 और Q2 चार्ज,
तो क्या मैं बोलूँ कि इससे इस Q2 चार्ज पर अगर मैं बोलूँ कि यार देखो, पहले बात कि इधर साइड जो फोर्स लग रहा है वो F12 लग रहा है। पहली बात, मेरी बात सुनो, इधर साइड जो फोर्स लग रहा है वो F12 लग रहा है, और इधर साइड जो फोर्स लग रहा है वो F21 लग रहा है। तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बताओगे क्या कि इधर साइड पर जो लगेगा, इधर से इधर का जो दूरी होगा, क्या मैं उसे R12 बोल सकता हूँ कि R12 वेक्टर बोल सकता हूँ ना, R12 वेक्टर। तो एक बात मुझे बताओ, क्या आपने एक पढ़ा है क्या कि F12 पर जो फोर्स लग रहा होगा, क्या वो के Q1 Q2 अपॉन, मैं इसके लिए R21 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे एकदम लिख सकते हो यार, एकदम लिख सकते हो। तो क्या मैं इसे R21 का कैप भी लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ यार। तो क्या मैं आप बताओ कि R21 वेक्टर एक, क्या इसका R21 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या R21 अपॉन R21 का ये मॉड कर सकते हैं हम? एकदम कर सकते हो। यानी कि यहाँ से जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आएगा, आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ज़रा ध्यान देना। वो जो फॉर्मूला होगा वो एफ वेक्टर होगा बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा इनटू में R12 का कैप। ठीक है, और आप बता सकते हो कि इस R12 के लिए, अब इस फोर्स के लिए R12 फोर्स के लिए क्या होगा, R12 वेक्टर के लिए कैप के लिए यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग R12 कितना होगा, इसके लिए निकालने के लिए R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, ये होगा इसके लिए। तो हर तरीके से यानी R12 और R21 R क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये भी दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है, बराबर के Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर, यही इसका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, बहुत सारे चीज़ में ऐसे ऐसे सवाल भी आपके साथ आते हैं। हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था इसके अगले टाइप के बारे में, और अगला टाइप है आपके पास इफेक्ट ऑफ मीडियम के बारे में। इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है मेरे भाई, देखना इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है। तो क्या मुझे आप ये बताओ कि F बराबर, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया भाई कि F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बोलोगे कि K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतना तो बोल दोगे ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि F मीडियम के लिए फोर्स जो लगेगा वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन इनटू में क्या बोलोगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये मीडियम के लिए। अगर मैं बोलूँ कि यार ये मीडियम और F पर लगने वाला जो बल है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, तो तुम बोलोगे 1/एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए अपॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सॉरी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होगा। यानी 1 किसके बराबर होगा, के। और ये के क्या है, तो मेरे भाई यही तो परमिटिविटी है। ठीक है, इसी को तो हम परावैद्युतांक यानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ, क्या तुम आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या मेरे भाई FM जो है यानी मीडियम फोर्स में जो मीडियम में जो फोर्स है वो F अपॉन के बराबर होता है, या फिर F अपॉन एप्सिलॉन R के बराबर होता है? क्या यहाँ से आप बता सकते हो कि ये बात आपको समझ में आ गई? मुझे एक रिलेशन बताना था, इसीलिए मैंने इतना सारा चोचला कर आप सभी के सामने। देखो, ये एक रिलेशन है FM बराबर F/K। ठीक है, और ये K क्या है, तो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, F बराबर क्या है, एक परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से क्या सवाल आता है मेरे भाई, आप याद रखो कुछ मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू, मेटल 4 मेटल याद रखना, यहाँ से सवाल बन जाए 4 मेरे भाई 4 मेटल्स वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू क्या होगा, इन्फानाइट। ठीक है,
अगर आपके पास सवाल क्या आएगा, सवाल आएगा ही आएगा, ज़रा देखना क्या आएगा सवाल। इसको मैं पहले 4 लिख दूँगा, दिया से यार 4 सवाल क्या आएगा कि यार डायलेक्ट मान लो कि 2 चार्ज है, जैसे कि आपके पास सवाल आया कि 2 चार्ज है, जैसे कि 1 2 चार्ज ये देखो, एक चार्ज ये और दूसरा चार्ज ये, 2 चार्ज है। अरे यार क्या देखना ध्यान से थोड़ा सा, 2 चार्ज है, ठीक है, 2 चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी कुछ तो दिया ही होगा, ठीक है। इस पर इधर बल लगेगा, इस पे इधर बल लगेगा, ठीक है, दूसरी बात है। लेकिन अगर मैं क्या बोलूँ, एक मिनट रुको देखो मैं क्या बोलूँ, इन दोनों के बीच की दूरी अगर आर गिवन है तुम्हारे पास, ये लो आर गिवन है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार इसमें ना एक दोनों के बीच एक मेटल घुसेड़ दिया गया। क्या कर दिया गया है, मेटल घुसा दिया गया है, यानी कि इस पर जो बल लगेगा मेरे भाई, इस पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, इस पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, यानी एफ इधर लगेगा, एक एफ इधर लगेगा। और 2 चार्ज है, मान लो ये Q1 है और ये क्या है Q2 है, 2 चार्ज है और दोनों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया गया, ठीक है। और ये क्या है, तो आप बोलोगे एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को घुसेड़ दिया गया, मेटल को घुसा दिया गया, ठीक है। तब इसमें आप बोलोगे कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि एफ एम जो है एफ अपॉन के के बराबर होता है। और के क्या है, मेटल के लिए क्या होता है, इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट रखोगे यानी 0, यानी अब जो फोर्स इस पर लगेगा वो क्या होगा, 0। अरे भाई याद रखना, एफ यानी फोर्स जो लगेगा अब क्या लगेगा, 0। अब दोनों चार्जों के बीच की में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 0। कब, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल हो, ठीक है। जब भी मेटल हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में, तो ऐसे कंडीशन पर क्या होगा, तुम्हारे पास जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा, ठीक है। यानी कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच कोई फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। एफ एम बराबर एफ बाई के, एफ एम बराबर एफ बाई के, यानी मीडियम में फोर्स जो होगा एफ अपन के बराबर होगा, एफ अपन के बराबर होगा, ठीक है। आगे ना मेरे पास समझ में, चलो आगे चलते थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिपेंडेंसी क्या है। डिपेंडेंसी ऑफ मेरे भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिपेंडेंसी क्या क्या है, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिपेंडेंसी क्या है भाई, तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिपेंडेंसी के लिए आप थोड़ा सा एक बात याद रखो कि ये जो के है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो तुम बोलोगे ये 1 ये जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के मेरे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घट जाएगा और टेम्परेचर घटाओगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी, एफ एम बराबर एफ बाई के। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यानी अगर के मेटल हो तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। मेटल के लिए के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और एफ एम बराबर एफ बाई के इसका फॉर्मूला है, जो कि आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ध्यान रहे, या छूटे ना। एफ एम बराबर एफ बाई के और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, इतना बात तो हमने समझ में आया हमें यार। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि कूलॉम्स लॉ के बारे में इतना सारा चीज़ हमने आज पढ़ा। आगे कुछ है क्या, चलो आगे कुछ नहीं है। कल हम पढ़ेंगे मेरे भाई क्या बोलते हैं इसको, कल हम पढ़ेंगे आप सभी के साथ मैं बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कल पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी अब फार्मूला बात है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे हम,
पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करके दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से करते करते हम एक दिन क्या करेंगे मेरे भाई, सारा का सारा सिलेबस को अपने कवर करते हुए चलेंगे। और आप सभी का एक बार फिर से मेरे भाई हार्दिक धन्यवाद, ठीक है मेरे भाई। और अगर आप हो तो सब कुछ है, और आप इसी तरीके से क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना मेरे भाई। ये एक फाउंडेशन बैच, ठीक है, WITC ऑफिसर के लिए अगर आप क्लास 11th 12th का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए भी क्लास डल रही है मेरे भाई। आप इसके लिए भी क्लास रेगुलर करो, जैसे फिजिक्स की क्लास 11th 12th की भी चल रही है, वैसे ही मैथ्स की भी क्लास, मतलब वीकली 3 days फिजिक्स और 3 days मैथमेटिक्स के साथ आप सभी के सामने एक अच्छा सा प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, ठीक है। और ये अपना मैथ्स का सिलेबस है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, 3D 2D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, PYQs, ठीक है मेरे भाई। यानी कि हम एक प्लेलिस्ट का निर्माण करेंगे, प्लेलिस्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है। निर्माण क्या करेंगे, निर्माण आप सभी की सहायता से, ठीक है मेरे भाई। चलूँ मैं तो अरे भाई ये कितना अच्छा टेम्पलेट है यार, है ना। इस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख के देखो थोड़ा सा, चलो लिखता। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू guys, thanks for watching. Please subscribe, इतना तो कर ही सकते हो यार, सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल, ठीक है, YouTube चैनल, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल and boost your preparation, ठीक है मेरे भाई। ओके, थैंक यू मेरे भाई, आप सभी को थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलो चलते हैं और बढ़िया से तैयारी करते रहना मेरे भाई, ठीक है। देखते कहाँ तक हुआ हम लोग का, या तो कैसा लग रहा है आप सभी को यार, अरे हट जा यार, हट रे, हट। चलो तब तक के लिए चलते मेरे भाई। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और आज का क्लास कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई। आप सभी का एक साथ बरकरार रहे तो साथ में क्या करेंगे, आसमान छुएंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। अभी यहाँ पर रात है भाई, ठीक है, इसलिए मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।